नमस्ते दोस्तों। TN एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में जो हम बात कर रहे थे उसी की सीरीज़ में ये दूसरा विषय है, दूसरा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले जो सेशंस थे उसमें जो हमने बात की थी वो फ़िलॉसॉफ़िकल पर्सपेक्टिव्स पर बात की थी, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो ये एक महत्वपूर्ण जो पर्सपेक्टिव है, जो एक महत्वपूर्ण एरिया है, पक्ष है, वो है आज जो हम बात करेंगे, वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री। भी कहते हैं। ये शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, क्यों ज़रूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है कि कितने इसके प्रकार हैं और किस तरीके से हमें यूज़ करना है, इस पर आज हम लोगों की चर्चा रहेगी। शिक्षण अधिगम सामग्री से पहले अगर हम बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो शिक्षण है ये क्या है। जो शिक्षण है ये क्या है और कौन कौन से इसके पैरामीटर हैं, कौन कौन सी इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लें और फिर उसके बाद में हम TLM वाले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो शिक्षण बेसिकली क्या है, अगर मैं टीचिंग की बात करूं, अब देखिए बहुत सारे, अगर आप चीज़ों को उठा के देखेंगे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अध्यापक, शिक्षक ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए कि भाई शिक्षण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, अगर उनसे पूछा जाए कि शिक्षण क्या है, तो इस पर एक अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि वो शिक्षण को जैसे 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 में तो कहेंगे, लेकिन शिक्षण अधिगम को अगर डिफ़ाइन करने की बात की जाए, परिभाषित करने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो अधूरापन रहेगा। तो शिक्षण की अगर हम बात करें बेसिकली कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो टीचिंग है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बेसिकली। जो हम टीचिंग की बात करेंगे तो ये एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया भी ऐसी कि जो लाइफ टाइम चलती है। और दूसरे एंगल में अगर इसको और करके देखें तो शिक्षण क्या है, बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब परमानेंट चेंज, permanent change in behavior of the students, स्टूडेंट या चाइल्ड, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, तो फिर लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, सीखना क्या है। तो सीखने पे भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सीखने का भी मसला यही बताया है, सीखने को भी यही बताया है
कि किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको सीखना कहते हैं। सिखाने का मतलब है कि उस व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को, इसी का नाम जो व्यवहार है। और व्यवहार में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में जो व्यवहार है और व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन जो लाना है, उसकी प्रक्रिया जो है उसको हम शिक्षण कहते हैं। और इसी का नाम हम जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जो भी प्री डिटरमाइंड, जो भी हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रक्रिया को हम एक तरीके से शिक्षण का नाम देते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षण और अधिगम। शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम, ये शिक्षण है और ये अधिगम है। तो एक सिक्के के हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षण हो रहा होगा, शिक्षण वाली प्रक्रिया चल रही होगी, तो अधिगम होगा ही होगा। और अगर कहीं अधिगम हो रहा है तो वहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम शिक्षण की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया ये है कि ये किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब एक तो इसी प्रक्रिया जो व्यवहार में, तो हम इसको कह सकते हैं कि बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की विधि, क्रिया या प्रविधि को शिक्षण कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि स्थायी परिवर्तन किसमें, व्यवहार में लाने की विधि, क्रिया या प्रविधि को। इस विधि, दूसरे सेंटेंस में ये जो चीज है, विधि या प्रक्रिया, क्रिया या प्रविधि, इसी को हम शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं या पेडागोजी, या पेडागोजी, इसी को हम एक तरीके से पेडागोजी कहते हैं। अब इसमें एक चीज है व्यवहार। व्यवहार को अगर हम देखें, व्यवहार को अगर मनोविज्ञान में देखें, तो व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। और जो पहला पक्ष है व्यवहार को अगर हम देखें ऑब्जेक्टिवली, अगर मैं व्यवहार की बात करूं और व्यवहार को देखूं ऑब्जेक्टिवली कि ये व्यवहार क्या है, तो मनोविज्ञान ने जो व्यवहार की बात की है वो क्या है। तो इस व्यवहार को हम 3 पक्षों में देख सकते हैं। पहले पक्ष को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन इंग्लिश में। संज्ञानात्मक, भावात्मक, इसको भावात्मक पक्ष को हम बोलते हैं। अगर भावात्मक की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं अफेक्टिव। और तीसरा संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। साइकोमोटर डोमेन। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इस संज्ञानात्मक पक्ष से क्या होता है, जैसे सोचना,
सोचना, तर्क करना और समस्या का समाधान। इससे अगर मैं देखूं तो इससे हम देखते हैं इससे अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं जैसे प्रेम करना, घृणा करना, महसूस करना, यानी फीलिंग्स की जब हम बात करते हैं, इसको अगर हम इस एंगल से देखें तो क्रियात्मक पक्ष में भागना, दौड़ना, खेलना, ये सारी। तो जो व्यवहार है बेसिकली, अगर मैं व्यवहार की बात करूं तो व्यवहार का मतलब अगर डेफिनेशन के रूप में इसको लेके डेफिनेशन के रूप में बात करूं तो व्यवहार जो है, व्यवहार संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों की सभी क्रियाओं के जोड़ को व्यवहार कहा जाता है। अगर मैं व्यवहार की डेफिनेशन की बात करूं तो व्यवहार को हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, इसका आधार क्या होगा? तो इसका जो आधार है, इसी को हम व्यवहार में जो परिवर्तन लाना है उसके कुछ उद्देश्य होंगे, इन्हीं को हम शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। इन शैक्षिक उद्देश्यों में इनको हम कैसे निर्धारित करते हैं, इन शैक्षिक उद्देश्यों को कैसे निर्धारित करते हैं, इसको भी समझना है। तो इनको निर्धारित करने का जो आधार है वो मान लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। तो ब्लूम ने भी जब ब्लूम टैक्सोनॉमी को बांटते हैं तो वो भी बात कॉग्निटिव, इन्होंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव में जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एनालिसिस और इवैल्यूएशन। तो जो व्यवहार में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एक अध्यापक को चाहिए कि अगर वो कोई विषय वस्तु को लेकर कक्षा में जाता है, उस विषय वस्तु को लेकर वो कक्षा में जाता है तो उसका क्या आधार होना चाहिए? तो जो भी वो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, या तो वो बच्चे को नॉलेज की बात करेगा, या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, या वो बच्चे को एप्लीकेशन सिखाएगा, या वो एनालिसिस की बात करेगा, या वो सिंथेसिस की बात करेगा। ये ही इसी आधार पर हम, जो एक अध्यापक है, जो एक टीचर है, वो अपने कक्ष में जाता है, जब पढ़ाने के लिए जाता है तो यही इसी आधार पर वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है। तो इसी परिवर्तन को किस तरीके से, जो ये व्यवहार में परिवर्तन है, तो एक मात्र उद्देश्य रह गया व्यवहार में
स्थायी परिवर्तन। जो ये स्थायी परिवर्तन लाना है इस बिहेवियर में, उसका क्या आधार होगा, और ये जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए जो भी उद्देश्य होंगे, इन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे किया जाए, और इन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को किस तरह खेल खेल में और आनंदपूर्ण प्राप्त करने के लिए ही शिक्षण अधिगम सामग्री की जरूरत होती है। तो यहां से निकल के आया कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को खेल खेल में या आनंदपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जाए, इसके लिए ही हमें शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरत पड़ती है। कैसे एक अध्यापक, कैसे एक टीचर अपने जो पढ़ाने की जो विषय वस्तु है उसको वो आनंदपूर्ण बना पाए, उसको वो इंटरेस्टिंग बना पाए, उसको वो बहुत सारे तौर तरीकों से देख सके और समझ सके, इसके लिए हमें शिक्षण अधिगम सामग्री की ज़रूरत होती है। और शिक्षण अधिगम सामग्री वो है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए, एक्टिव तरीके से बनाए रखने के लिए जिसका सहारा लेना पड़ता है, उसको हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे बेसिकली वो इसी बात पर हमारी चर्चा होगी कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या है, और कैसे ये प्रक्रिया और कौन कौन से ऐसे साधन हैं कि जिनसे हम ये कह सकते हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि किस तरीके से टीचर को ध्यान रखना चाहिए और टीचर को अपने कक्षा में इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर बात हम एक कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग बेस पर कि एक अध्यापक को किस तरह के, जैसे विषय जो हम टीचिंग लर्निंग जो टीचिंग एड्स की बात करते हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं तो इसको हम विषयवार देखते हैं, विषय के अनुसार देखते हैं। मैथ के लिए कुछ और होगा, एसएसटी के लिए कुछ और होगा, लैंग्वेज के लिए कुछ और होगा, इस तरीके से इसको हम विषयवार भी देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस विषय के इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से अगर हम देखें तो कौन सी शिक्षण सामग्री ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो और विजुअल है, जिस पर अब हम ये चर्चा करेंगे। दूसरा कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे।
तो इस तरीके से शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है हमारी, उसके जो एस्पेक्ट होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ये इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चूँकि एक बार अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है तो फिर दिक्कत कम आती हैं। तो इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने के लिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। TLM का मतलब टीचिंग लर्निंग आर टूल्स। ये क्या है? एक संसाधन है, एक साधन है। जो TLM है वो एक साधन है। कौन सा साधन है? जिसका प्रयोग करके कौन? जिसका अध्यापक प्रयोग करके या जिसकी सहायता से, जिसका प्रयोग करके लर्नर्स की सहायता करता है किसमें? सीखने में, कॉन्सेप्ट सीखने में और उसको इजी और उसको एफिशिएंट बनाने में। तो क्या मतलब हुआ कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी सहायता लेकर जो एक अध्यापक है वो जो लर्नर को सीखने में, लर्नर के सीखने में मदद करता है और इसी सीखने को हम कहते हैं, इसी लर्नर के सीखने को हम कहते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो इस तरीके से हम इसको TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो लाल ये थे, इन्होंने कहा कि जो TLM हैव बीन एग्जिस्टेंस इन अवर एजुकेशनल सिस्टम, कि ऐसा नहीं है कि TLM अभी आया है। हमारे शिक्षण के जो प्रक्रिया है इसमें ये प्राचीन समय से ही, एंशिएंट टाइम का मतलब प्राचीन काल से ही ये प्रयोग होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज ही प्रयोग होते हैं या एक नया कॉन्सेप्ट है। भारत में ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको और इंजॉय और आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है, बनाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो TLM का रोल है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, इसका एक जो भूमिका है, इसकी वो भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि ये क्लासरूम में जो बच्चे सीख रहे हैं उनको एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोगात्मक तरीके से, एक आनंदपूर्ण तरीके से उनको कोई अनुभव प्रदान करता है। तुम कह सकते हैं कि ये बनाता है कक्षा कक्ष को। क्लासरूम का मतलब कक्षा कक्ष को। ये बनाने में बनाता है, क्या बनाता है कि लर्निंग को रियल लर्निंग बनाता है। जो सीखना है वो स्थायी सीखना बनाता है। ये स्थायी सीखने की तरफ बात करता है। दूसरा, उसको प्रयोगात्मक तरीके से देख सकता है और उसको हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो बच्चे के जो सीखने को ये सुखदायी, इसको कहते हैं सुखदायी तरीके से सुखदायी बनाता है। ऐसे हम इसको देख सकते हैं कि ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है। दूसरा कि ये जो TLM को हम कह सकते हैं कि TLM के थ्रू जो फैक्ट है, उस आइडियाज़ है, उन आइडियाज़ को ये इलस्ट्रेट कर सकता है, एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है टीचर, जिससे कि दूसरा क्या फ़ायदा है। दूसरे अगर फ़ायदे की अगर हम बात करें तो इस फ़ायदे में हम देख पाते हैं कि TLM जो है वो लेके आता है एक नॉवेलिटी, ओरिजिनलिटी और एक फ्रेशनेस लेके आता है इन द क्लासरूम टीचिंग, की जो हमारी टीचिंग है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। अगर मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करूं, इस प्रोसेस की बात करूं तो दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं, एक्टिव प्रोसेस और दूसरा पैसिव। एक्टिव प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूं तो एक्टिव प्रोसेस में है चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं।
बाल केंद्रित। और पैसिव में अगर हम, ऐसा नहीं है कई कॉन्टेक्स्ट में, पर हम ऐसा मान के चलते हैं, अगर बाल केंद्रित तरीके से पढ़ा रहे हैं या बाल को केंद्र में रखकर जो कंटेंट उसको, जो विषय वस्तु को दे रहे हैं, जो उसके देने की प्रक्रिया है या जो उसको देने में जो शिक्षण अधिगम सामग्री का जो प्रयोग हो रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि इससे जो हमारी टीचिंग लर्निंग है वो एक्टिव होगी। अब एक्टिव ही हम क्यों कहते हैं? एक्टिव लर्निंग के लिए NCF 2005 की अगर हम बात करें, उसने भी एक्टिव लर्निंग की बात की है। अगर हम नई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 की बात करें तो वो भी एक्टिव लर्निंग को ही कहा जाता है। बहुत सारे, अगर कोठारी कमीशन की भी अगर हम बात करते हैं तो कोठारी कमीशन भी इस बात का कहता है कि एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। और NCF 2005 यही कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि जो सीख ना हो वो बच्चे का बिना किसी बर्डन के होना चाहिए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो लर्निंग है वो हमारी एक्टिव होनी चाहिए। और एक्टिव लर्निंग के आधार पर ही, एक्टिव लर्निंग के आधार से ही हम ये देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो बच्चे को सिखाया जाता है, वो एक तरीका जो होता है, उसी को हम जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसी के लिए ही हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि जो क्लासरूम की टीचिंग है वो फ्रेशनेस होती है, ओरिजिनलिटी होती है, फ्रेशनेस आ जाती है और ये रिलीव करता है, ये मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है? ये बच्चों को, ये सीखने वाले को मुक्त करता है। किससे? किसी भी तरह की एंजाइटी से, किसी भी तरह के डर से और किसी भी तरह के बोर्डम तरीके से। तो ये तीनों के तीनों तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये बच्चे के सीखने को आनंदपूर्ण बनाता है, एंजाइटी फ्री बनाता है, फियरलेस बनाता है और जो बोर हो रहा है बच्चा क्लास में, उसकी जो बोर्डम है उसको ये हटाने में अपनी पूरी मदद करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो TLM है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, वो पहले से पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। सीखने वाले को कॉन्सेप्ट में सीखने में इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है और सीखने में जो उसकी सीखने की एफिशिएंसी है वो भी बेटर हो जाती है। इसलिए ये रियल लर्निंग की बात करता है, इसलिए प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आता है, इसलिए ये जो लर्निंग की बात करता है ये फन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे को जो सीखना है उसका वो सुखदायी बनाता है। इस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो TLM है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो TLM है, ये प्रोवाइड करता है, देता है रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सीखने को अनुभव के आधार पर टू लर्नर्स को देता है। डायरेक्ट और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से ये बच्चे को उसके सीखने के अनुभव, सीखने के बहुत सारे अनुभव प्रदान करता है। क्या? TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एडलर ने कहा कि अरेंज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑन ए continuum of directness or indirectness which has correlation with continuum of correctness to abstract। इसी को इसने कहा cone of experiences। तो जो हम इसकी बात करते हैं डेल की, एडगर डेल की बात करते हैं, तो इन्होंने TLM को लेकर एक कोन में बताया कि TLM जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है, अगर उसको यूज़ में किया जाएगा, अगर उसका प्रयोग किया जाएगा तो किस फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उससे बेटर। तो इनके कोन को देखते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एडलर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, TLM को लेकर एडलर का जो कोन है वो कौन सा कोन है। तो इसमें हम देखें कि पहला जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है बच्चे को इस स्टेज तक अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक एक्सपीरियंस। सिंबॉलिक एक्सपीरियंस और लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस।
वर्बल कोई चीज़ दिखा दी, सिंबल तरीके से कुछ दिखा दिया, विजुअल तरीके से कुछ दिखा दिया, तो ये सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस हैं। इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ दिखाते हैं तो वो रियल नहीं होगा, एक तरीके से सिंबॉलिक है। और जो चीज़ सिंबॉलिक है वो जल्द अगर हमने उसको अपने पटल, जो बच्चे के जहन के जो पटल है उस पटल से भी इधर उधर वो हो सकती है। दूसरी, अगर इस पैराडाइम में बात करें हम, तो इस पैराडाइम में देखते हैं ये आइकॉनिक लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन है। ये थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव है, ये थोड़ा सा आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा ज़्यादा लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशंस के थ्रू है, तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसमें रिकॉर्डिंग है, रेडियो है, स्टिल पिक्चर्स हैं, मोशन पिक्चर्स हैं, एजुकेशनल टेलीविज़न हैं, एग्जिबिट्स हैं, स्टडी ट्रिप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है। तो इससे जो अनुभव दिया जाता है, इससे जो बच्चों को सिखाया जाता है, उसको हम बेसिकली आइकॉनिक या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, आइकॉनिक लर्निंग की बात कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो थर्ड स्टेज में ये है। इस थर्ड स्टेज में अगर हम देखते हैं कि अगर ड्रामेटाइज्ड अगर एक्सपीरियंस कहा जाए, मतलब यहाँ सिखाने के जो तरीके हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके साथ में। डायरेक्टली का मतलब बच्चा उसके साथ में पार्टिसिपेट करता है, और जब पार्टिसिपेट बच्चा करता है उसके साथ में, तो बच्चे का जो सीखने का जो उसका व्यवहार है या जो सीख रहा है, उसके सीखने में जो परिवर्तन होता है वो एक स्थायी परिवर्तन की तरफ जाता है। तो यहाँ कोई ड्रामेट, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लर्निंग जब हम कराते हैं तो मोस्टली क्लासेस में लर्निंग बाई जो हम कराते हैं, तो जैसे कोई एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, कोई ड्रामा करके कराते हैं बच्चों को क्लास में, तो इससे उनका जो सीखने का जो तरीका है, जो जिससे वो सीख पाते हैं, वो एक फिक्स तरीका होता है। दूसरा कंट्रीव्ड एक्सपीरियंसेस, और तीसरा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। तो इस तरीके के सीखने को इन्होंने कहा कि ये जो सीखना होता है ये एक स्थायी सीखना होता है, और इस तरह का जो सीखना होता है वो अस्थायी सीखना होता है। तो इसी को हम डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग, इसी चीज़ को लेकर हम एक्सपीरियंसल लर्निंग का भी अगर सुना होगा, तो जो एक्सपीरियंसल लर्निंग है, एक्सपीरियंसल जो लर्निंग है, इसी लर्निंग की बात की गई है। इसी लर्निंग के साथ में हमारा अनुभव के साथ सीखना है, और इसी तरह की लर्निंग को, कि बच्चे का जो लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो अगर डायरेक्ट आता है, अगर वो डायरेक्ट तरीके से समझता है, तो वो लर्निंग हमारी पर्पसफुल एक्सपीरियंस के साथ में है, और वो लर्निंग बाय डूइंग के साथ में है। इसी को डेल ने जो सीखने के आधार बताए, इसी के आधार पर जो हमारा जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसका यूज़ किया गया है। ये डेल का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट से जो सीखा जाता है, द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ ए कोन इज प्रोग्रेशन फ्रॉम मोस्ट कंक्रीट एक्सपीरियंस एट द बॉटम ऑफ द कोन टू मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट एट द टॉप। जो नेक्स्ट है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे से जो अगर बात की गई है लर्निंग बाय डूइंग से, वो जो है उसमें बच्चा डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होता है। और जब भी बच्चा इसी को बोलते हैं ऑनरशिप लेना। देखिए, अगर आपने किसी चीज़ की ऑनरशिप ली है, ऑनरशिप का मतलब ये मेरा काम है, मेरा काम है, तो मैं अपने काम को किस तरीके से बेटर वे में कर पाऊँगा, तो उससे जो सीखना होता है वो एक परमानेंट और एक आनंदपूर्ण सीखना होता है। तो जो कोन का पहले जो शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो कोन का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इनडायरेक्टली बच्चा इसके साथ अटैच होता है, इनडायरेक्टली अटैच होता है। और यहाँ जब बच्चा आता है तो बच्चा यहाँ पर डायरेक्टली अटैच होता है। डायरेक्टली जब बच्चा अटैच होता है तो उसका जो सीखना होता है वो परमानेंट होता है, और जो इनडायरेक्टली अटैच होता है तो सीखना तो होता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। तो इसीलिए जो सीखने की बात की है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, तो डेल के अनुसार अगर हम बात करें कि द लीस्ट इफेक्टिव मेथड इज टॉप,
कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, वो कम से कम जो है, जो लीस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिव तो है लेकिन जो इफेक्टिव है वो लीस्ट है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें मोर यूज ऑफ वर्बल, टेक्सचुअल, सिंबॉलिक लाइक रीडिंग, लिसनिंग, स्पोकन वर्ड्स, तो इस तरह की जो बात है वो हमारा जो सीखना है वो इफेक्टिव तो होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लीस्ट तरीके से हम इसको देख पाएंगे। मोस्ट इफेक्टिव जो होगा पढ़ाने का जो तरीका है, जिसमें हम एट द बॉटम, जिसमें हमारे क्या बच्चा डायरेक्टली जुड़ता है, पर्पसफुल जुड़ता है, तो कंक्रीट लर्निंग यहीं से आती है। और इसी को हमने कहा कि सचेत हैंड्स ऑन लर्निंग या और फील्ड एक्सपीरियंसिंग लर्निंग। तो ये वाला जो मेथड है ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये वाला जो मेथड है वो लीस्ट इफेक्टिव है। एज एक्शन लर्निंग रिजल्ट इज अप टू 90% रिटेंशन। अगर एक्शन से सीखा जा रहा है तो बच्चा 90% उसको सीखता है, उसके पर्सपेक्टिव को। टीचर शुड स्ट्राइव मेकिंग क्लासरूम टीचिंग नियरेस्ट टू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि अगर टीचर को देखना चाहिए, टीचर को अगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वो लर्निंग की बात करे तो वो लर्निंग जो लर्निंग की बात करे और उसी लर्निंग के आधार पर जो बच्चों को अगर वो इन्वॉल्व करे तो वो जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए टीचर का वो डायरेक्ट होना चाहिए। इसलिए जो हमने जो बात करने की कोशिश की वो ये की कि पहले TLM होता क्या है। तो TLM का साधारण सी भाषा में मतलब ये है कि जो भी प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव, जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में बच्चा अध्यापक अपनी कक्षा में जा रहा है, जिन भी ऑब्जेक्टिव के साथ वो जा रहा है, उन ऑब्जेक्टिव को सही रूप में या स्थायी रूप में लाने के लिए जिस भी सामग्री का प्रयोग किया जाए उसको ही हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसमें जो हमने बात की और लाल ने जो बात की वो ये कही कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो अभी आया है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही था एंशिएंट टाइम में। डेल ने जो बात की है, डेल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेल ने जो बात की है उसने अपने कौन के थ्रू 3 तरह से बताए, आइकॉनिक की बात की और इनडायरेक्ट की बात की और डायरेक्ट की बात की। तो इसलिए ये प्रूव हुआ कि जो सीखना है, जो स्थायी सीखना है, वो डायरेक्ट वाले या रियल टीचिंग लर्निंग जो एड्स हैं, अगर उनसे हम पढ़ाते हैं तो बच्चे की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट पूरी और बेटर रहेगी। तो इसलिए हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जैसे कहा गया कि जो ये सीखना है अगर एक्शन से सीखा जा रहा है तो उसका रिजल्ट ये है कि जो उसकी रिटेंशन है वो 90% है। इसलिए जो टॉप और बॉटम की हमने बात की कि जो बॉटम की बात की कि जो इन्वॉल्वमेंट अगर डायरेक्ट रहता है तो सीखना हमारा 90% होता है। तो आज की क्लास के लिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है और कहाँ कहाँ से और क्या क्या बेनिफिट हमारी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के होते हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं आप ज़रूर हम तक भेजिए, हम उन पर ज़रूर एक बार और ध्यान देंगे। तो ये शिक्षण अधिगम सामग्री का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जब भी आप एक टीचर हैं, जब भी आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये सामग्री कौन कौन सी होती है, टाइप्स पर, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।